और दर्शन था प्रत्यभिज्ञा दर्शन, शिक्षा में औपचारिक शिक्षा कक्षा 7 तक। बस। आगे प्रसाद जी के काव्य संग्रह। ऊब तो नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं ऊब रहे हो तो बताइए। यही तो दुर्भाग्य है कि जब पृथ्वीराज चौहान तब तक सो रहा था, जब गोरी आके बॉर्डर पे बैठ गया तब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अभी तो नए नए विवाह में खोए थे। ठीक, तो आप लोग अपने को कौन सा चौहान समझते हैं ये खुद तय करिए। ठीक, इनके काव्य को हम 2 हेडिंग में बांटेंगे, एक द्विवेदी युगीन काव्य और एक छायावाद युगीन। चूँकि हाँ, द्विवेदी युगीन काव्य संग्रह, चूँकि अभी आप पढ़ेंगे तो उर्वशी से लेकर चित्राधार तक जितनी रचनाएं आ रही हैं वो 1918 के पहले आ रही हैं। हम 1918 से 1935 तक जो मुख्यतः 4 काव्य संग्रह हैं, झरना, लहर, आंसू और कामायनी, इनको हम प्रसाद के छायावादी काव्य संग्रह कहेंगे। और उसके पहले के जितने हैं प्रसाद के द्विवेदी युगीन काव्य संग्रह हैं, सब प्रसाद के ही। इससे थोड़ा सा आपको और सरल हो जाएगा याद करना। ठीक, चलिए पहले रचना, फिर डेट और फिर उसकी कुछ विशेषताएं। नंबर 1 उर्वशी। डेट 1909। आगे लिखना है प्रथम कृति कामा चंपू काव्य है। एक चीज और क्या लिखेंगे हम, दिनकर। समझने वाले के लिए इतना काफ़ी है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी नाम से 1961 में काव्य लिखा है, जिस पर उनको 72 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इतना लंबा 5 अंकों का काव्य नाटक है वो, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी उसके नायक नायिकाएं हैं। ये हम सब पढ़ेंगे दिनकर में, लेकिन यहाँ आपको जानना है कि उर्वशी, और एक अंतर और भी है कि इनकी उर्वशी चंपू काव्य है और इनकी उर्वशी काव्य नाटक है। यहाँ पे बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसे समझने की चीज़ है। हम जब दिनकर को लिखेंगे तो वहाँ लिखवाएंगे कि 5 अंक है और कौन कौन से स्त्री पात्र हैं, कौन पुरुष पात्र हैं, कितने अंकों का है, ये सारा डिटेल वहाँ लिखेंगे। यहाँ केवल हमको ये जानना है कि उर्वशी नाम से रचना प्रसाद की भी है, तो कहीं ऐसा ऑप्शन बना दे उर्वशी लिखा, नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 प्रसाद, नंबर 3 दोनों और नंबर 4 दोनों नहीं। या ऐसा करे कि और चौथे ऑप्शन में रखे दोनों, और हम में से आधे लोग जल्दबाजी में दिनकर देखेंगे, दिनकर को मार के आगे चले जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप मेंटली तैयार रहिए। नंबर 2 वन मिलन। ये भी 1909 में है। नंबर 3 प्रेम राज्य। उन्नीस 1909। अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का उद्धार
ये 1910 में है। शोकोच्छ्वास उच्छ्वास माने सांस, उच्छ्वास माने सांस, ध्यान रखिए। उच्छ्वास पंत का पहला काव्य संग्रह भी है। ठीक, तो मतलब यही है कि उसी शब्द का अर्थ रख दे और आधे लोग बेकार हो जाएंगे। वह भ्रुवाहन, शोकोच्छ्वास समय है, धैर्य रखो। सहज पके सो मीठा होए, हम लोगों को आदत हो गई है कार्बेट से पकाने की। वह भ्रुवाहन 1912। इसके आगे लिखिए चंपू काव्य है। महाभारत की कथा अर्जुन के पुत्र नायक हैं। वह भ्रुवाहन जो है 1912 में है, चंपू काव्य है, महाभारत की कथा है और अर्जुन के पुत्र जो वह भ्रुवाहन था वो उसका नायक है। हमको ज़्यादा मेन चीज़ ये जो चंपू चंपू मिल रहा है। रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, आगे हम लिखवाएंगे कि प्रसाद ने 3 चंपू काव्य लिखे हैं, उर्वशी, उर्वशी चंपू और बभ्रुवाहन। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी हम लिखवाएंगे उसको, कि इनके चंपू काव्य 3 हैं। अगला बभ्रुवाहन के बाद कानन कुसुम बहुत पूछा जाता है। कानन मतलब जंगल, बसो कानन पहाड़ में। काक वक्रोक्त जब पढ़ते हो तो जब कहते हैं मैं हरि हूँ, राधा दरवाज़ा बंद किए रहती हैं, तो हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब हरि कृष्ण भी होता है, हरि मतलब शेर भी होता है। तो कहती हैं कि आप अगर हरि हैं तो बसो कानन पहाड़ में, बंदर हो तो जाओ हमारे दरवाजे पर क्यों आए हो। तो ये काक वक्रोक्ति है। ठीक, समझने वाली काम कम करते हो यार, समझने वाला आप लोग। कानन कुसुम 1913। अब ये खास रचना है, क्योंकि ये कई बार पूछी गई है। इसके आगे लिखिए खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह है। खड़ी बोली में लिखा गया, और यही प्रश्न आया भी है, बार बार पूछा भी जाता है कि खड़ी बोली में इनकी पहला काव्य संग्रह कौन सा है। ऊपर से मिटा दें। प्रेम पथिक, वो 1913 ही है। हाँ, इससे 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला ये कि ये खंड काव्य है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर नगेंद्र ने लिखा है कि इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। ध्यान से सुनिए, नगेंद्र
आंसू को भी खंड काव्य मानते हैं, कामायनी महाकाव्य है ही, और प्रेम पथिक खंड काव्य है। तो प्रबंध काव्य इनके कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन सामान्यतः कितने बनेंगे? 2, प्रेम पथिक और कामायनी। आंसू को मुक्तकों का संग्रह अधिकांश विद्वानों ने माना है। तो एक सवाल ये बन सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने कितने प्रबंध काव्यों की रचना की है? तो हो जाएंगे, ध्यान रहेगा ये, ठीक। खंड काव्य है, और इसकी एक अलग जो विशेषता है, यह पहले ब्रज भाषा में था, बाद में खड़ी बोली में अनुवादित हुआ। यही प्रश्न आया है कि प्रसाद का कौन सा काव्य पहले ब्रज भाषा में था, बाद में खड़ी बोली में अनुवादित हुआ। करुणालय हिंदी का पहला गीत नाट्य। मतलब जिस रचना से जो जो प्रश्न बनने की संभावना हो वहां तक चलिए। देखिए उसमें है क्या, फिर वही सत्र वाला मामला आएगा। और हमने इसीलिए जब हम इस बार नोट्स बना रहे थे तो खोल के किताब लेकर बैठे थे। सारी किताब हमारे बिस्तर पे अगल बगल ही रहती है। तो कुछ में अगर आपको, जैसे हम नाटक लिख रहे थे तो हमने लिखा सज्जन 1911, तो पता लगा कि रामचंद्र तिवारी में 11 है, नगेंद्र में 10 है। किताब दोनों प्रामाणिक हैं, लेकिन जहाँ तक गद्य की बात है, एक किताब की बात है, तो वहाँ मुझे लगा कि नगेंद्र से ज़्यादा प्रामाणिक रामचंद्र तिवारी की है, तो हमने उसे 11 कर लिया, ठीक। तो अब वही है कि आपको 13 भी मिलेगा, आपको नहीं 12 कहाँ मिल जाएगा, देख लेते हैं। अभी तो हमने फिलहाल यहाँ नहीं लिखा है, देखते हैं आगे लिखा है कि नहीं। मुझे नहीं याद है कि प्रेम पथिक में क्या लिखा गया है, लेकिन संभवतः मैंने आगे लिखा है कि ये श्रीधर पाठक की रचना से प्रभावित रचना है। मुझे इतना याद आ रहा है इसके बारे में। फिलहाल हम कल तक इसको आपको सूचित करेंगे। हाँ, करुणालय हिंदी का पहला गीत नाट्य माना जाता है। ओ, एक खंड काव्य तो और निकल के आया, महाराणा का महत्व। उन्नीस 1914। अब तो 4 निकल आए। यहाँ केवल इतना लिखना है, ऐतिहासिक काव्य है। और सबसे अंत में लिखना है चित्राधार। उन्नीस 1914। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताओं का संग्रह है। चित्राधार के आगे लिखना है, इसमें इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संग्रहित हैं। देखिए इसमें से 3 रचना, वैसे तो सब महत्वपूर्ण है, ये हम नहीं कह सकते कोई नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 या 4 रचनाएं हैं, जैसे कानन कुसुम हो गई, प्रेम पथिक हो गई, करुणालय हो गई और चित्राधार। हम फिर जोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि यही मतलब पूछी जाएंगी और नहीं पूछी जाएंगी। ये चारों ज़्यादा पूछी गई हैं अन्य की अपेक्षा, ठीक। इतनी हम लोगों ने 11 रचनाएं लिखी है, 11 में से ये 4 ज़्यादा पूछी गई हैं और बाकी भी पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है। उर्वशी चंपू भी पूछी गई है, बभ्रुवाहन भी पूछ लेगा, ठीक।
नोट करके एक पॉइंट लिख दीजिए इसके नीचे। इसमें चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संग्रहित हैं। एक चीज़ और बता दें आपको कि बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो बच्चन सिंह ने लिखा है कि चित्राधार प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है। आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में चित्राधार में 1918 में कब जो है ऊपर की सारी रचनाएं संकलित कर ली गई एक में, तो उन्होंने कह दिया कि ये इनकी पहली रचना है। तो उनकी वो पहली रचना नहीं मानी जा सकती है। उसको केवल इसीलिए हम लोग जानते पढ़ते रहें कि चित्राधार बराबर ब्रजभाषा, बस। ब्रजभाषा की रचनाओं का संकलन किसमें है? चित्राधार में। बच्चन सिंह वाले जाएंगे तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। एक पॉइंट नीचे लिख लीजिए, द्विवेदी युगीन इन रचनाओं पर नोट करके द्विवेदी युगीन इन रचनाओं पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की संस्कृत निष्ठ शैली का प्रभाव पाया जाता है। इन रचनाओं पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की संस्कृत निष्ठ शैली का प्रभाव पाया जाता है। मतलब ये था कि यहाँ तक जब वो लिख रहे थे तो इनके ऊपर हरिऔध का प्रभाव था। जैसे वो मतलब तत्सम प्रधान लिखते थे वैसे ये भी। अब हमारी हेडिंग होगी प्रसाद के छायावादी काव्य। रामानंद दान है, वो वाला हिस्सा अब आ रहा है। तो प्रसाद के छायावादी काव्य संग्रह, पहला झरना। इसमें हम कुछ दूसरे हिसाब से लिखेंगे, मामला वही रहेगा। आगे हम लिखेंगे प्रथम संस्करण। सब है, धैर्य रखो। हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे। अभी तक हम खाली झरना 1918 रट रहे थे, लेकिन जब ये सवाल आपसे कहीं इंटरव्यू में या कहीं पूछ लेगा कि झरना तो 16 में आई या 18 में आई और पल्लव 26 में आया, तो आचार्य शुक्ल ने पल्लव को क्यों माना, झरना को क्यों नहीं माना? ये सवाल बनता है ना। तो झरना को शुक्ल जी ने इसलिए नहीं माना कि शुक्ल जी का मानना है कि जो छायावादी प्रभाव की या छायावादी विशेषता या छायावादी लक्षणों से युक्त जो कविताएं थी जयशंकर प्रसाद की, वो इसमें ना आकर इसमें आई थी, और ठीक इसके 1 साल पहले पल्लव आ चुका था। तो इसलिए हमको 18 और 27 दोनों जानना जरूरी है। केवल 18 जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। बाकी अगर आप 18 तक ही रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, हम आपको 27 तक ले चलते हैं। आगे लिखिए, यह छायावाद का प्रवर्तक काव्य संग्रह है।
क्योंकि इसमें जो पॉइंट हमको लिखे हैं वो ऑलरेडी हम लोग पहले लिख चुके हैं कि ये छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला है, हमने लिख लिया है। प्रथम प्रभात इसमें है, हमने लिख लिया है। तो यहाँ हमको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। आपको ये जान लेना है कि छायावाद का प्रथम, छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद की प्रयोगशाला, ये सब झरना है अगर किसी का नाम न लिया जाए तो। या नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे जो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ याद रखना है। 27 इसलिए याद रखना है कि आप शुक्ल जी की बात को काटने के लिए आपको ये डेट याद होना ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी फिर आएगा आपका जो है आंसू, तो आंसू 25 और 33 चला जाएगा। आंसू में भी 2 संस्करण हैं, 25 और 33। लहर केवल 33 में जाएगी, कमायनी 35 में जाएगी। ठीक, तो हम दोनों दूसरे संस्करण में कुछ रचनाओं को बढ़ाया गया था। 24 कविताएं इसमें जोड़ी गई हैं और 64 छंद। अभी उसमें सब लिखवाते हैं, हम सब लिखे हैं। इसमें चूंकि मुझे नहीं लग रहा कि 24 कविताएं जोड़ी गई हैं, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। कि छायावाद के प्रथम संस्करण में जितनी कविताएं थीं, द्वितीय संस्करण में 24 और जोड़ दी गई। तो शुक्ल जी का कहना यही है कि जो ये 24 नई जोड़ी गई, यही छायावादी प्रभाव की कविताएं हैं। इसके पहले का झरना उनका कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें छायावाद का सबसे महत्वपूर्ण कवि न मानकर पंत को और उनके पल्लव को माना। दूसरी रचना लिखते हैं आंसू। फिर यहाँ प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण हो जाएगा। उन्नीस 1925 और द्वितीय हो जाएगा 1933। अब चलिए इसमें हम लिखवा देते हैं, जहाँ ज़रूरी लग रहा है इसमें लिखवा देते हैं। प्रथम संस्करण के आगे लिखिए, यह मुक्तकों का संग्रह है। ठीक, यह मुक्तकों का संग्रह है, कामा रोला छंद में है और कामा कुल 190 छंद हैं। 3 चीज़ें लिखनी हैं। एक पॉइंट हो गया कि यह मुक्तक है, दूसरा पॉइंट हो गया यह रोला छंद में है, तीसरा हो गया 190 छंद है टोटल। ठीक, सेकंड में आइए, सेकंड संस्करण में इसमें लिखिए, पहले इसमें 126 छंद थे। पहले इसमें 126 छंद थे, बाद में 1926 में 64 नए छंद जोड़े गए। छब्बीस में वो लिखा गया, 33 में वो प्रकाशित हुई है। आप उसे प्रकाशन की डेट रखिए, उसमें जोड़ने की डेट न रखिए। और ध्यान रखिए कि ये 1933 में निकल रहा है और कामायनी आपको याद हो तो कामायनी का पहला सर्ग 1928 में हंस में छपा था। तो एक समय में आंसू भी लिखा जा रहा था और उसी समय लहर भी लिखी जा रही थी, उसी समय कामायनी भी लिखी जा रही थी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 33 में जोड़ा गया। अभी आप पढ़ेंगे कि कामायनी का जो पहला सर्ग है वो 1928 में हंस में छप चुका था। तो 28 से लेके 35 तक
महाकाव्य कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं लिखा जाता, और वो भी केवल वही नहीं लिख रहे थे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि आंसू जो है, पहले उसे आंसू का एक हिस्सा बनाना चाहते थे कामायनी का, लेकिन बाद में उन्होंने उसे हटा दिया। ठीक, आते हैं लहर पे। लहर पे राजकीय डिग्री कॉलेज 2014 वाला जो पेपर आया था, ये लहर वाला प्रश्न हमारा जो है वहाँ से फंस गया था, मतलब वही सेम प्रश्न आया था। जो दूसरा संस्करण है, हाँ, उसमें पहले वाले संस्करण की रचनाओं से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इसको हम जो 190 छंद हैं वो 64 जोड़ने के बाद हुए हैं। आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि पहले 190 में से 64 घटाएंगे तो 126 आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि रोला के प्रथम संस्करण में 126 छंद थे, लेकिन वर्तमान में जो उसमें मिलते हैं वो कितने हैं? 190 हैं। पहले वाले भेद में जो 190 मिलते हैं। नहीं भाई, टोटल हैं। अभी जो आंसू जो आप पढ़ लिख रहे हैं जो अभी है, उसमें कितने छंद हैं? 190 हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हम इसको ऐसे कर दें, 1925 वाले में 126 छंद हैं। बस बस ये आप क्लियर हो गए कि जो रोला का पहला संस्करण था वो 126 छंद था। बाद में 1926 में जो है 64 छंद जोड़े गए, तो अब वर्तमान में कितने हैं? 190। क्लियर? चलिए लहर के सामने लिखिए, जो लिख रहे हो वही राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रश्न आया था, ये ध्यान रखिए। लहर के सामने लिखिए, मुक्त छंद में रचित यह, मुक्त छंद में रचित यह, अब प्रश्न है, गीत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुक्त छंद में रचित यह गीत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे इसे लिखे श्रेष्ठ उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण, और डैश करके लिख दीजिए GDC 14, अर्थात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2014 का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के पेपर में, अच्छा हमने लिखा था तो देखते ही हम तुरंत पकड़ लिए, फट दे। यही ऑप्शन था उसमें कि गीत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, और यही चारों रचनाएं थी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तुरंत हम पकड़ लिए कि ये लहर को पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद इसमें और सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास आंसू, झरना, लहर, कामायनी सब रखे हैं हम। तो जो 4 लंबी कविताएं हैं और जो सब हैं, इसको हम लोग अलग लिखेंगे, यहाँ लिखने का कोई मतलब है नहीं। अशोक की चिंता, पैलोसा के प्रतिध्वनि, और हाँ शेर सिंह का सच समर्पण। उसमें मैंने देखा, सच्चाई ये है कि इसमें केवल एक लंबी कविता है, बाकी 2 पेज 2.5 पेज की कविताएं हैं। एक वाली जो है, जो सबसे पीछे है, उसका क्या नाम है? पैलोसा की प्रतिध्वनि, पैसोला की प्रतिध्वनि। पैसोला की प्रतिध्वनि एक जो है वही सबसे 8-9 पेज की कविता है लहर में। बाकी आगे वाली जितनी हैं ये छोटी छोटी कविताएं हैं। पता नहीं क्यों इनको लंबी कविता कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वास्तव में जो लंबी कविताओं का जो वो है, उस आधार पे लंबी कविताएं लगती हैं। क्योंकि भाई पूछा जाता है कि 4 लंबी कविताएं हैं, तो हम लोग उसे 4 ही मानेंगे। अब कामायनी लिखते हैं। ललित, कामायनी का मतलब क्या है? भाई कामायनी 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 रटते हो, कामायनी का मतलब अर्थ। कामायनी का अर्थ हुआ काम की पुत्री। ठीक,
काम की पुत्री, और वो कौन थी? श्रद्धा। कामायनी कौन है? श्रद्धा है, और श्रद्धा क्या है? काम की पुत्री है। चलिए, कामायनी ऐसे लिखिए कि किसी को हम समझ गए हमने क्यों लिखवाया? कहीं 36 मिलती है, सरल इतिहास में 37 मिलती है, डॉक्टर नगेंद्र वाले में 35 मिलती है। तो हम डॉक्टर नगेंद्र और इन लोगों को आधार बनाने के बजाय हमने सीधे कामायनी को आधार बना लिया। कामायनी में जो आमुख लिखा है, आमुख में जहाँ उन्होंने नीचे लिखा है वहाँ लिखा है संवत 1992 काशी। तो संवत 1992 को जब आप सन में बदलोगे तो निकलेगा कितना? 35। तो कोई जब आपसे पूछे कामायनी कब आई तो आप कहिए संवत 1992, निरुत्तर कर दीजिए उसको। आप 35 बताओगे तो 36 कहेगा, आप 36 कहोगे तो 37 कहेगा, आप 37 कहोगे तो 35 कहेगा। तो हमको अचूक अस्त्र का इस्तेमाल करना है जिससे सामने वाला निरुत्तर हो जाए। हम कह देंगे संवत 1992। कहाँ से? सर कामायनी से। कामायनी के आमुख में प्रसाद जी ने लिखा है। हम किसी और विद्वान को नहीं मान रहे हैं, जो कामायनी हमने पढ़ी है उसके आमुख में यही लिखा है। आगे लिखिए, आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है एक पॉइंट और इसी पे लिख देते हैं। सन 1937 में, इसी को अलग पॉइंट हो जाएगा, सन 1937 में इसी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। नहीं, मरणोपरांत 37 में मरे हैं, लेकिन मरे हैं। हाँ, पुरस्कार अपना जो है मरे हैं कहना थोड़ा अनुचित है। हाँ, काशी लाभ हुआ था, गंगा लाभ हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। इसे काशी लाभ भी, गंगा लाभ भी कहते हैं। मरने को गंगा लाभ अर्थात कि ले जाके गंगा में बहा देते हैं लोग या दफना देते हैं। अब और लिखाया जाए।